हाँ जी, अब हम जो है कल हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को 1956 में इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना था, उसको इकोनॉमिक जो है रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट पर काम करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना था। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी उस वक्त, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल दिया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट विलिंग टू एंटर द core industries where heavy investment was required, where the risk level was very high, where the public welfare was the main, should be the main motive। तो वहाँ पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस काम को नहीं कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट को मेजर रोल दिया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया। तो उस वक्त फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपनी पॉलिसी 1991 में फिर उसको चेंज किया, और धीरे धीरे जो है रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो इंटरचेंज कर दिया गया। यानी कि पहले जो प्राइवेट सेक्टर को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, और ज़्यादातर जो कोर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी दे वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, 1991 की पॉलिसी में उसको जो है रिवर्स कर दिया गया, और धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एनकरेज किया कि वो अपने बिजनेस यूनिट्स खोलें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और इसके लिए ये मैंने कल की क्लास में आपको ये सारा करवाया था कि गवर्नमेंट की जो मेन पॉलिसी 1991 की आई थी, उसमें आई थी रिस्ट्रक्चर एंड रिव्यू पोटेंशियली वायबल पीएसयूज़, कि ऐसी जो पीएसयूज़ बताया था आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको कि रिव्यू नहीं किया जा सकता, जिसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, उसको बंद कर दें, उसको ख़त्म कर दें, सॉरी उनको रिवाइव करें। जो चीज़ ठीक हो सकती है उसको ठीक करें, जो ठीक नहीं हो सकती उसको जो है डिस्कार्ड कर दें, क्लोज डाउन कर दें। और जो है गवर्नमेंट की इक्विटी कुछ में जो है गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर ले, और इसके अलावा इन सब कामों में किसी भी वर्कर को कोई नुकसान ना हो, गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई। तो देखिए इसको हम डिटेल में करेंगे कि कैसे। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने काम किया कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3, कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, उसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो रिज़र्व की थी। रिज़र्व की थी का मतलब क्या है कि 17 एरियाज़ ऐसे थे जो केवल पब्लिक सेक्टर ही जिसमें अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। अगर आप लोग भी अपने घर में ये बात सुनते हो, आपके बहुत जो यंग ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो ये बात बताएंगे कि पहले जो कम्युनिकेशन था, एयरलाइंस थी, जो बहुत सारी चीज़ें जो आज हम प्राइवेट सेक्टर में भी देख रहे हैं, जैसे केवल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिर्फ एमटीएनएल को या बीएसएनएल को ही अलाउड था, वो पब्लिक सेक्टर था। या रेडियो सिस्टम जो था हमारा, वो पूरा का पूरा केवल ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। ऐसी दूरदर्शन, ओनली एक दूरदर्शन, केवल एक सिंगल चैनल हुआ करता था जो दूरदर्शन के नाम से जाना जाता था। एयरलाइंस केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी। तो इस तरह से बहुत सारे, अधिकतर जितने भी काम हैं गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए हुए थे। लेकिन 1991 की पॉलिसीज़ में वो सारे सेक्टर्स धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए। स्टार्टिंग में वो जो रिजर्वेशन थी वो घटाकर 17 से घटाकर 8 पर की, और अब आज के टाइम में उसको धीरे धीरे फिर उसको फिर से चेंज किया गया, और अब केवल 3 सेक्टर्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं। तो देखो जैसा आपको स्क्रीन पर भी देख रहा है कि इन द 1956 रिजोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। इन 1991 में देखो क्या हुआ, 1991 में उसको घटाकर 8 किया गया। लेकिन इसके बाद 2001 में ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई हैं। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं देखो, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 सेक्टर्स हैं वो आज भी गवर्नमेंट के पास ही रिजर्व्ड हैं। लेकिन बाकी की जितनी जो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, 2 चीज़ें एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आज भी अगर किसी को अपने पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखने हैं तो उसके लिए पब्लिक गवर्नमेंट से, उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। आर्म्स
मैन्युफैक्चरिंग का काम कोई भी नहीं कर सकता, ऐसी एटॉमिक एनर्जी पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है रिसर्च नहीं कर सकते, और ऐसे रेल ट्रांसपोर्ट अभी तक केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवेलेबल है। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट्स आज पब्लिक सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर भी स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह से सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने किया कि प्राइवेट सेक्टर को छूट दी कि वो भी अब बिजनेस, नए नए बिजनेस लाइंस में जो है, प्रोडक्ट लाइन में अब वो भी एंटर कर सकता है, वो भी काम कर सकता है। इसके बाद दूसरा काम उसने किया, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्टेड सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। उसने देखो पहले पॉइंट में हमने उसने इसको हम कहते हैं नई पॉलिसी को LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो अभी हमने जो पॉइंट किया, पिछला पॉइंट किया, इसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज करना मतलब कि एक तरह से उनको जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी उनको जो है कम किया। लिबरलाइजेशन, ये कौन सी पॉलिसी है? ये वाला काम था लिबरलाइज करना। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज करना मतलब उनको छूट देना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी आई, अच्छा ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। ये क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो उन्हें लगता है कि जिसमें अब गवर्नमेंट को अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, जिसको उन्हें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर बेटर तरीके से काम कर सकता है, उनको बेटर मैनेज कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन इंडस्ट्रीज़ से जो है अब पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, और पैसा विड्रॉ करके उस पैसे को हम जो उस आज की जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पर गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट करने की बात कही। और जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ उन्हें लगता था कि हमने पहले स्टार्टिंग में पैसा लगाया था लेकिन अब उस पैसे को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उस कुछ इंडस्ट्रीज़ उन्होंने सिलेक्ट की जहाँ से उन्होंने पैसा निकालने की बात की। तो दिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। तो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी आपने सुना होगा, एक रिसेंट न्यूज़ आई थी कि एयर इंडिया को वापस टाटा इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया। पहले भी एयर इंडिया टाटा इंडस्ट्रीज़ की थी, लेकिन 1956 में जब सब एयरलाइंस पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी तो वो भी गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली थी, अपने अंडर ले ली थी। लेकिन अब दोबारा से उसको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंडर गवर्नमेंट ने फिर से वो पैसा अपना वापस निकाल लिया और एयरलाइंस को वापस टाटा एयरलाइंस को सेल कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपना, जब कोई इंडस्ट्री दूसरी किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचती है या पब्लिक के लोगों को उसके शेयर्स इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा ये इन्वेस्टमेंट का रिवर्स होता है, डिसइन्वेस्टमेंट अपोजिट है। The objective was to raise resource and encourage wider participation of the general public, तो ये जो है इसे उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो है अपने रिसोर्सेज रेज करें और जो है मतलब हम अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर लें। एक तरह से जो चीज़ें हमने बिजनेस में लगाई थी उनको हम हाँ जी, जो बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ था वो उसको रिलीज़ करके उस पैसे को दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी वहाँ यूज़ करना चाहती थी, और चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब बिज़नेस एक्टिविटीज़ में पार्ट कर लें। इसके बाद पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम एज दैट फॉर अदर जो है प्राइवेट सेक्टर की थी। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक इन्होंने BIFR, इसको हम बोलते हैं BIFR के नाम से जो है एक बोर्ड बनाया, एक यानी कि एक तरह से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसको उन्होंने कहा कि आप जो यूनिट्स हमारी ख़राब हो गई हैं, जैसे हमने बताया था ना कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ठीक करने की भी सोची, तो उन्होंने जो इस बोर्ड को BIFR को जो है उन यूनिट्स को ठीक करने के लिए बनाया गया जो कि
बहुत हैवी टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम से हैवी लॉसेस में चल रही थी। इन यूनिट्स को सिक यूनिट्स कहा जाता है। सिक का मतलब क्या है? बीमार। बीमार मतलब कि ऐसी यूनिट्स विच आर इंकरिंग लॉसेस फॉर 5 ईयर्स, जो है 5 ईयर से उनको लॉसेस हो रहे थे लगातार। ठीक है, तो ऐसी सिक यूनिट्स को उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, ऐसी यूनिट्स जिनको पिछले 5 सालों से लगातार लॉस हो रहे थे, और उन यूनिट्स को जो है इस BIFR, ये वाला जो बोर्ड है हमारा, इसको सौंप दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो यूनिट्स बीमार हो गई थी, समझ लो जो पिछले सालों से लॉस में चल रही थी, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई बोर्ड को। ठीक है, तो इस तरीके से तो regarding SIG units to be same that for public sector units were referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction की एक बनाया गया, उसको सौंप दी गई to decide whether a SIG unit was to be restructured or closed down। तो BFIR को गवर्नमेंट को सजेशन देनी थी कि जो भी बीमार यूनिट्स हैं, सिक यूनिट बेटा अभी बताया मैंने आपको, सिक यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसे बिजनेस हाउसेस जो लगातार 5 साल से लॉसेस में जा रहे हैं। तो BIFR ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि हम कौन सी यूनिट्स को ठीक कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करना मतलब उनको ठीक कर देना, और कौन सी यूनिट्स हैं जिनको हमें बंद करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशन BIFR ने दी। द बोर्ड हैज़ कंसिडर्ड रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। ठीक है, कि बोर्ड जो है रिवाइवल स्कीम्स लेकर आया कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को या तो रिवाइव करेंगे या रिहेबिलिटेट करेंगे। उनके जो भी वर्कर्स हैं, उन मतलब जो इंडस्ट्रीज़ बंद की जाएंगी, उनके वर्कर्स का क्या होगा, उनके वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी जो है BFIR स्कीम लेकर आया। और उसी के अंदर एक स्कीम थी VRS की स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो गवर्नमेंट की, ताकि उनको जो फाइनेंशियल लॉस होगा, जो वर्कर्स को फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको कैसे पूरा किया जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए भी BIFR ने, इस बात का ध्यान रखते हुए BIFR ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। और इस तरह से कुछ केसेस, जो कुछ फर्म्स हैं उनको रिवाइव किया गया और कुछ केसेस को वाइंड अप किया गया। फिर इसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया गया, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ ठीक नहीं हो सकती थी, जिन इंडस्ट्रीज़ को ना बंद करना था, और जो इंडस्ट्रीज़ कुछ ठीक ठाक चल रही थी, उस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी BFIR ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि उनसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिया जाए। बेटा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक तरह से उनसे एक वायदा ले लिया गया कि आप या तो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सही तरीके से ठीक से चला लो, यानी कि इसमें अपना जो कामकाज करने का तरीका है उसको चेंज कर लो, उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई, बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफाइड रिजल्ट्स। और लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको नहीं चला पाएंगे तो आपको जो रिजल्ट्स जो भी आएंगे उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। यानी कि जो वहाँ के मैनेजर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उनको थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाओ, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो लॉस आए तो उसके लिए भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी, और अगर प्रॉफिट्स हुआ तो उसके लिए भी आप ही को उसका जो है उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल बनाया गया, ताकि ये लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार कर सकें, ताकि एक स्पेसिफाइड रिजल्ट्स आ सकें। तो इस तरीके से अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट्स। इनको टारगेट्स दिए गए कि आपने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, और साथ में उनको एक तरह से निर्णय, जो पहले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उस वक्त जैसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस बनाए गए थे या गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को अब कम करके इन्हें खुद को सुधारने का मौका दिया गया। और यही कहा गया कि अगर आप उस टाइम पीरियड में अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए
तो धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। द MOU वॉज बिटवीन द पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़। ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज़ थी उन्होंने जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी तरफ से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर, जैसे स्कूल्स चल रहे थे, हॉस्पिटल्स चल रहे थे, या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा था, उन सब को एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया कि आप या तो अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने काम को बेटर कीजिए, अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कीजिए, नहीं तो उसके लिए आपको खुद अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और उसके बाद इन इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेटाइज करने की बात की गई। ठीक है बेटा, समझ में आ रही हैं चीज़ें जो मैंने अभी आपको चारों पॉइंट्स बताई? ये क्या पॉइंट्स थे? ये पॉइंट्स यही थे कि गवर्नमेंट ने 1991 के बाद अपने रोल कैसे चेंज किए। तो जैसे अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने एक तरह से इंडस्ट्रीज़ के साथ 3 चीज़ें की। पहला, उनको प्राइवेटाइज़ किया, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। दूसरा, जो ठीक हो सकते थे उनको ठीक किया। तीसरा, जो अभी उतनी ख़राब कंडीशन में नहीं थे, और दूसरा जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, उनको अपने आप को सुधारने का मौका दिया गया। ठीक है, इस तरीके से पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल धीरे धीरे चेंज करके जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर के मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चंस भेजूंगी ताकि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। इस चैप्टर में आगे जो ग्लोबलाइजेशन पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पॉलिसी थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये मैंने लिबरलाइज करने के लिए और प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए वो अभी डिस्कस किए, और ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए वो आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसको आप वैसे जानने के लिए कर सकते हैं कि ग्लोबलाइज करने के लिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी गई, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को यहाँ आने की परमिशन दी गई, ताकि हम लोग जो अभी तक डेप्ट बर्डन में थे, जो अभी तक हम लोन्स ले रहे थे बाहर से, और उसके कारण हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा था, अब उस बर्डन को कम करके हमने, गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनीज़ को यहाँ पर एज पार्टनर आने की परमिशन दी गई। यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स वगैरह स्टार्ट किए गए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत डिटेल में नहीं करना, तो सिर्फ मैंने ये आपको जानकारी के लिए बताया कि जॉइंट वेंचर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज़ वगैरह, ये सब जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो ये सब आपको डिटेल में नहीं करना। तो जहाँ तक मैंने आपको करवाया ये सब आपने अच्छे से कर लेना है, और इसके बेस पर मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगी, आप वो पूरा करना और बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को आप समझना। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम क्लास ओवर करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की, फिर मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगी कुछ देर में।